नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी मेरे बेहद शानदार होगे, बेहद जबरदस्त होगे। तो फटाफट से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए भैया। थोड़ी देरी के लिए माफी चाहते हैं, आज आंधी तूफान बारिश की वजह से ऑपरेटर लोग कुछ एक छुट्टी पर हैं, इस वजह से। ठीक है, चलिए। जनार्दन राजभर जी, आर्या, प्रियंका, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है। और शासन व्यवस्था का वर्गीकरण पूरी तरह से मैंने क्रिस्टल क्लियर कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भाई को दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, उमेश साहू जी। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, आप कहेंगे सर केंद्र तो लिखा नहीं है। बच्चे, संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध यानी कि यूनियन स्टेट रिलेशन। इसे यूनियन स्टेट रिलेशन की जगह हम यूनियन माने तो वो वाला संघ हो जाएगा ना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ था। इसे हम कहेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन। और सेंटर की हिंदी क्या भी होती है? सेंटर की हिंदी केंद्र भी होती है। तो आप इस टॉपिक को क्या भी कह सकते हो? केंद्र राज्य संबंध भी कह सकते हो। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, एक एक पॉइंट सब क्रिस्टल क्लियर करते चलूंगा, किसी को कोई दिक्कत समस्या आने नहीं दूंगा, ये वादा करता हूं। बस ध्यान से पढ़ते चलना। बच्चे, केंद्र राज्य संबंध का मतलब है कि दो तरह की सरकारें आपके पास थी। एक थी राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय, या जिसको आप केंद्रीय या संघीय सरकार कहते थे। ठीक है, संघ सरकार, संघ सरकार। और एक थी आपकी जिनको आप राज्य या प्रांतीय सरकारें बोलते हो। राज्य या प्रांतीय सरकारें, राज्य कह लो या प्रांतीय सरकारें, बात सही है। राज्य या प्रांतीय सरकारें। ठीक है बच्चे, राज्य या प्रांतीय सरकारें। तो बच्चे, राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार या संघ सरकार, इसे ऐसे समझो जैसे दादाजी हैं। जैसे दादाजी हैं या पिताजी हैं, मान लो ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, फादर हैं। और मेरे बाबू लोगों, ये राज्य या प्रांतीय सरकार, ये कौन है? ये पुत्र है। अब पिता और पुत्र के रिलेशन क्या होंगे? पिता और पुत्र के रिलेशन क्या होंगे, इस पर हमें चर्चा करनी है। खान, धर्मेंद्र, दीपा, राधा, कुश भाई, पहली स्लाइड है बच्चे, पहली ही स्लाइड है। संघ राज्य संबंध देखने हम आए हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन देखने आए हैं। एक एक चीज पर हम बात करेंगे। सेंटर की हिंदी केंद्र भी होती है, तो इसे हम केंद्र राज्य संबंध भी कह देते हैं। ठीक, इसमें दो तरह की सरकारें आप देखते हैं कि केंद्र सरकार होती है जिसे आप राष्ट्रीय या संघ सरकार भी कहते हो, एक राज्य या प्रांतीय सरकार होती है। तो इन दोनों के आपस में किस तरह के रिलेशन है, किस तरह के संबंध है, इन पर हमें चर्चा करनी है। बात क्लियर है? डन है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे, जो आपके केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, इसमें मैं सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, खास पॉइंट है कि संविधान में केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। केंद्र सरकार शब्द का क्या नहीं मिलता बाबू? उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है ना, केंद्र सरकार शब्द का क्या नहीं मिलता? उल्लेख नहीं मिलता। उल्लेख नहीं मिलता। इसके स्थान पर संघ सरकार का उल्लेख मिलता है। संघ सरकार मतलब पूरे भारत की सरकार, राष्ट्रीय सरकार। ठीक है, संघ सरकार का उल्लेख नहीं मिलता, सॉरी, उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं मिलता, किसका मिलता है? इसके स्थान पर संघ सरकार का उल्लेख मिलता है। संघ सरकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है भैया, तो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मतलब जानते हो ना, संविधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये शब्द नहीं मिलता है। ये शब्द नहीं मिलता है। ठीक, क्या मिलता है इसकी जगह पर?
संघ सरकार शब्द मिलता है, संघ सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं संघ राज्य संबंध। ठीक, लेकिन बात वही है, बात वही है भाई, संघ की संघीय सरकार को यहां पर हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सेंटर की हिंदी केंद्र राज्य, केंद्र सरकार होती है, सेंटर की हिंदी होती है केंद्र, तो हमने कह दिया केंद्र राज्य संबंध। क्या कह दिया, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। बात क्लियर है, बात क्लियर। अब यहां पर कितने तरह के संबंध होते हैं, कितने तरह के, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, जैसे घर के अंदर कानून बनाते हैं पिताजी, कानून बनाते हैं पिताजी यानी कि विधायिका, ठीक है, तो एक तो विधायी संबंध आएगा। कानून को लागू करवाती है मम्मी, पिताजी तो काम पे चले गए, लागू कौन करवाएंगी, मम्मी करवाएंगी। बेटा इतने बजे तक आ जाइए, पापा ने कही है, पापा ने कही है मतलब पापा ने कानून बना दिया है, लागू कौन करवा रही है, मम्मी करवा रही है। बेटा पढ़ ले नहीं तो पापा आएंगे, मैं कह दूंगी कि तू खेलने गया था उड़ी मार के, ठीक है। लागू कौन करवा रही है, मम्मी। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका दोनों जगह होगी, ठीक है। केंद्र की भी विधायिका होती है, राज्य की भी होती है। केंद्र की भी कार्यपालिका होती है, राज्यों की भी होती है। तीसरा घर में पैसा आएगा, पापा कमा के लाएंगे, लेकिन पैसा किस तरीके से खर्च किया जाएगा, बेटे को कितना दिया जाएगा, बड़े बेटे को कितना देना है, छोटे बेटे को कितना देना है, ठीक है। यानी कि वित्त की बात, पैसे की बात। तो तीन तरह की शक्तियां यहां पर दी जाएंगी। कितने तरह की, केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तीन तरह की शक्तियों का यहां पर बंटवारा है बच्चे। देखिए, केंद्र राज्य, केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र का मतलब राष्ट्रीय सरकार, राज्य का मतलब राज्य सरकार, है ना। केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच तीन तरह की, तीन प्रकार की शक्तियों का बंटवारा होता है। तीन प्रकार की शक्तियों का बंटवारा होता है। तीन प्रकार की शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है, बंटवारा होता है, ठीक है भैया। थ्री टाइप्स ऑफ पावर्स, थ्री टाइप्स ऑफ पावर्स, थ्री टाइप्स ऑफ पावर्स, थ्री टाइप्स ऑफ पावर्स divided between center and state, between center and state, between center and state, ठीक है भाई। तीन टाइप की पावर्स का यहां पर बंटवारा होता है, तीन तरह की पावर्स यहां पर डिवाइडेड होती हैं। कौन कौन सी डिवाइड है, सबसे पहली नंबर एक होती है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, जिसको आप लोग कहते हैं मेरे बच्चे लेजिस्लेटिव पावर। कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है बच्चे, दूसरी होती है आपकी प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति को ही मेरे बच्चे आप क्या भी कहते हैं, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, क्योंकि प्रशासन का मतलब है संचालन, और संचालन होगा कानून के अनुसार, यानी कानून का पालन कराना। तो कार्यपालिका शक्ति भी इसी को बोल दिया जाता है, ठीक है। क्या बोल देंगे इंग्लिश में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, या मेरे बच्चे क्या बोल देंगे इसी को, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक। और नंबर 3 है, इसे हम कहते हैं वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, कि पैसों को लेकर के पिता और बेटे के क्या संबंध है, यानी केंद्र और राज्य के क्या संबंध है, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध बोले तो फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है बाबू, फाइनेंशियल रिलेशन, है ना। ये तीन तरह की पावर्स यहां पर डिवाइड की गई हैं। एक है वित्तीय, खुशबू जी लगभग 10 मिनट हो गए, 10-15 मिनट, ठीक है। विधायी शक्ति, प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति, तीसरी है वित्तीय, तीसरी है वित्तीय। ये जो शुरुआत की दो हैं मेरे बच्चे, ये जो शुरुआत की दो हैं जिनको आप कहते हो विधायिका और
कार्यपालिका शक्ति, तो ये विधायिका और कार्यपालिका शक्ति होती है संविधान के पार्ट नंबर 11 में, संविधान के भाग नंबर 11 में। देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं बचता जिससे क्वेश्चन ना पूछता हो यहां से, जिसमें यहां से क्वेश्चन ना बने कि संविधान के किस भाग में केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्ति है। क्या कहेंगे आप? भाग 11। संविधान के किस भाग में केंद्र व राज्य के बीच कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां हैं? भाग 11। और बच्चे जो फाइनेंशियल रिलेशन है, जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो किस भाग में है? तो संविधान के भाग 12 में, संविधान के पार्ट नंबर 12 में होते हैं। किस में होते हैं? भाग नंबर 12 में होते हैं। किस भाग में होते हैं बाबू? भाग नंबर 12 में होते हैं, याद रखना, भाग नंबर 12 में होते हैं, याद रखना। बताइए, इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, तो एक पॉइंट डबल स्टार लगा के लिख लेना, एक पॉइंट डबल स्टार लगा के लिख लेना। भाई केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच कौन सी शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ है? ठीक है, न्यायिक शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का, न्यायिक शक्तियां बोले तो जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियों का, जुडिशियल पावर्स का, जो जुडिशियल पावर्स हैं, न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर्स का कोई विभाजन, कोई बंटवारा, कोई बंटवारा, कोई बंटवारा नहीं किया गया है, कोई बंटवारा नहीं किया गया है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, कोई डिवीजन नहीं किया गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि बिकॉज भारत में, क्योंकि भारत में, क्योंकि भारतीय संविधान में, ऐसे लिखें, भारतीय संविधान बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारतीय संविधान बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत या एकल, एकीकृत कह लो या एकल न्यायपालिका को अपनाया गया है। न्यायपालिका को, न्यायपालिका को, न्यायपालिका को अपनाया, अपनाया गया है, अपनाया गया है। ठीक है भैया, एकीकृत न्यायपालिका या एकल न्यायपालिका का मतलब है इंटीग्रेटेड या सिंगल जुडिशरी। या तो इंटीग्रेटेड कह लो, या तो इंटीग्रेटेड कह लो, या कह लो सिंगल जुडिशरी, सिंगल जुडिशरी, सिंगल जुडिशियरी, सिंगल जुडिशरी। ठीक है भैया, प्रिया जी, ठीक। तो मैंने अभी तक क्या कहा, फिर बोल रहा हूं, वित्तीय संबंध क्या है? कुछ भाई, वित्त माने क्या होता है? पैसा। पैसा किससे आता है? टैक्स से। तो जो टैक्स से रिलेटेड एक्ट वगैरह हैं उनकी बातें वित्त में होती है, वित्तीय संबंध की। टैक्स से रिलेटेड कानून जो बनते हैं, जो राज्य विधायिका बनाती है या फिर आपकी केंद्रीय विधायिका बनाती है, उनसे रिलेटेड बातें। ठीक है, परेशान ना हो, सबको देखोगे आप। तो मैंने कहा न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भारत में कैसी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब क्या है? चाहे केंद्र सूची का कानून हो, चाहे राज्य सूची का कानून हो, एक ही कोर्ट में जाने का रास्ता है। लोअर कोर्ट में पहुंचेगा, हार गए तो अपील करोगे हाई कोर्ट में, हार गए तो अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में। अमेरिका की तरह नहीं है कि संघ सूची के लिए संघ का कानून, संघ का कोर्ट, और राज्य सूची के लिए राज्य का कोर्ट। ठीक है, संघ का कानून तोड़ा है तो भैया संघ के कोर्ट में, राज्य का कानून तोड़ा है तो राज्य के कोर्ट में। किसी का भी कानून तोड़ो, एक ही कोर्ट है। किसी का भी कानून तोड़ो, एक ही कोर्ट है। समझ में आया? समझ में आया? हमें एक एक करके तीनों पे गौर कराऊंगा मैं आपको। विधायी शक्तियों से शुरुआत करूंगा मैं, विधायी शक्तियों से शुरुआत करूंगा। बोलिए, यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं संविधान के किस भाग में है। ये भाग 11 है। आइएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका,
जो संविधान है, जो संविधान है उसके सबसे पहले किस भाग पे जाना है हमें? सर भाग नंबर 11 पे जाना है। भाग नंबर किस पे जाना है बाबू? सर 11 पे जाना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर कौन सा है बच्चे? पार्ट नंबर 11, भाग नंबर 11। और भाग 11 में दो तरह के यहाँ पर शक्तियां बताई गई हैं। दो तरह की शक्तियां हैं यहाँ पर। एक है आपकी कौन सी वाली? विधायी शक्तियां या विधायी संबंध आप कह सकते हो, संबंध भी लिख सकते हो। ठीक है, संबंध भी लिख सकते हो। और एक है आपके विधायी संबंध। सबसे पहले विधायी संबंध, विधायी संबंध, विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन। और दूसरे कौन से हैं बच्चे? दूसरे हैं आपके, हाँ, इन्हें हम कहते हैं प्रशासनिक, प्रशासनिक संबंध। या तो शक्ति लिख लो या संबंध लिख लो, बात एक ही है, बात एक ही है। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध को ही आप क्या भी कहते हो? प्रशासनिक संबंध को ही सर हम कार्यपालिका संबंध भी कहते हैं। कार्यपालिका संबंध भी इसी को कहते हैं, कार्यपालिका संबंध भी इसी को बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, कार्यपालिका संबंध भी इसी को बोला जाता है। ठीक, इंग्लिश में क्या कह देंगे? इंग्लिश में कहेंगे इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, या मेरे बच्चे आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और चीजें बिल्कुल बेसिक सी हैं, इन्हें बहुत टिपिकल मत बना लेना। एग्जीक्यूटिव रिलेशन कैसे बेसिक सी हैं? जो चीज मैंने पढ़ाई है उसी से रिलेशन चलता रहेगा, जो चीज मैंने अभी तक पढ़ाई है उसी से रिलेशन चलता रहेगा बच्चे। कैसे चलेगा? मैंने आपको क्या बताया था? विधायी संबंध, विधायी संबंध का मतलब है विधायिका से। विधायी संबंध का मतलब किससे है बच्चे? विधायिका से। किससे है? विधायिका से। यानी कि विधायी का अर्थ है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधायी का मीनिंग क्या है? विधायी का अर्थ है मेरे बाबू विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की, विधि माने कानून, कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया। और आप जानते हो, आप जानते हो कि कानून कौन बनाता है? सर कानून बनाती है विधायिका। कौन बनाती है? विधायिका। इसका मतलब है कि विधायिका दो तरह की यहां पर होती है। एक होगी संघ के लिए कानून कौन बनाएगी? संघ यानी पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगी? सर संघीय विधायिका बनाएगी। कौन बनाएगी? संघीय विधायिका, जिसे आप कहते हो संसद, जिसे आप क्या कहते हो? संसद कहते हो, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा वगैरह आ जाती है। ठीक है, संसद। और राज्यों के लिए कौन बनाएगी? राज्यों के लिए कौन बनाएगी? राज्य विधायिका बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य विधायिका बनाएगी। राज्य के लिए कौन बनाएगी बच्चे? राज्य विधायिका। और राज्य विधायिका को ही आप क्या कहते हो? सर राज्य विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल कहते हैं। बताओ बात क्लियर है? अभी तक की बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? अभी तक की बात में किसी मेरे भाई को, बहन को दिक्कत समस्या तो नहीं है? ठीक है, जल्दी से बोले भाई। कानून कौन बनाता है? पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए भारत की राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय का मतलब संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार। ठीक है ना? तो केंद्र वाली विधायिका ही तो बनाएगी, केंद्र वाली विधायिका। केंद्र को संघ भी कह सकते हो, तो भैया संघीय विधायिका बनाएगी पूरे भारत के लिए। संघीय विधायिका को आप क्या कहते हो? संसद। राज्यों के लिए कौन बनाएगी? राज्य विधायिका बनाएगी। तो इनके बीच के रिलेशन की बात है कि किन पर संघीय विधायिका बनाएगी, किन पर राज्य विधायिका बनाएगी, किन पर दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये विधायी संबंध आपको भाग 11 में किन आर्टिकलों में पढ़ने को मिलते हैं? ये मिलते हैं मेरे बाबू आर्टिकल 245 से लेकर के 255, आर्टिकल 245 से लेकर के 255। ठीक, प्रशासनिक संबंधों को ही मैं कह रहा हूं कार्यपालिका संबंध। और कार्यपालिका का मतलब क्या होता है?
कार्यपालिका क्या करती है? विधि या कानून को लागू करना, विधि या कानून को लागू करना, विधि या कानून को लागू करना, ठीक है ना, विधि या कानून को लागू करना। अब लागू करने में केंद्रीय कार्यपालिका और राज्यों की कार्यपालिका कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, वो संबंधी ही क्या होते हैं? प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंध होते हैं। और ये आपको किन आर्टिकलों में पढ़ने को मिलते हैं? भाग 11 के किन आर्टिकलों में पढ़ने को मिलते हैं? 256 से लेकर 263, 256 से लेकर 263, 256 से लेकर 263। कुछ भाई कह रहे थे बैक बैक बैक, ये लो 1 मिनट के लिए बैक करूंगा, बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए, ठीक। कोई भी केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाता है क्या सर? हाँ, उमेश साहू कितना ही वीआईपी बंदा क्यों ना हो भारत का, कितना ही वीआईपी, चाहे वो अंबानी अडानी क्यों ना हो, अगर उनके खिलाफ भी कोर्ट केस जाएगा या वो भी कोर्ट केस फाइल करेंगे तो लोअर कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, वहां से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ विशेष स्थिति है जिसमें आपको सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के छीने जाने पर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है ना। या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट, किसी राज्य की किसी राज्य से लड़ाई हो गई या केंद्र की किसी राज्य से लड़ाई हो गई तो ये सीधे कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनावी विवाद है, ठीक है, हारने वाले ने आरोप लगाया कि भैया चीटिंग से जीता है, तो ऐसे विवाद भी कहां जाते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीधे जाने का रास्ता है, लेकिन बाकी जितने भी कोर्ट केस हो, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल केस हो समझौते वाले, वो जाएंगे लोअर कोर्ट से होकर के ही। समझ में आया? समझ में आया? आगे चलें, हो गया ये। कुछ बच्चे बैक कह रहे थे, बैक कर दिया, कुछ बच्चे बैक कह रहे थे तो बैक कर दिया। तो भाई केंद्र राज्य के बीच 3 तरह के संबंध है, विधायी कानून बनाने से रिलेटेड, प्रशासनिक या कार्यपालिका कानून के संचालन या उसे लागू करवाने से रिलेटेड, और तीसरा पैसे से संबंधित बातें होंगी, टैक्स से रिलेटेड बातें होंगी, विधायी संबंध, ठीक है। न्यायपालिका का कोई बंटवारा नहीं है क्योंकि न्यायपालिका आपने एकीकृत बनाई है, चाहे किसी का भी कानून हो, कैसा भी कानून हो, वही एक ही कोर्ट है सबके लिए, एकीकृत, एकल, ठीक। पार्ट 11 में आपको मिलते हैं 245 से लेके 255 आर्टिकल तक विधायी संबंध है, यानी कि कानून बनाने से रिलेटेड। संघ पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी भारत सरकार, संसद, सॉरी, पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी पूरे संघ की विधायिका यानी संसद, और राज्य के लिए कानून बनाएगी राज्य की विधायिका, जिसे आप कहते हो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंध, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ये 256 से 263 है, यानी कानून लागू कराने से संबंधित। हो जाए तो थम्स अप कीजिए, जल्दी से हो जाए तो थम्स अप कीजिए। सबसे पहले विधायी संबंध की ही बातें होंगी, 245 से 255 तक जाएंगे, ठीक है। बड़े ही आराम से, बड़ी ही तसल्ली से आपको बताऊंगा, जल्दी से बोलिए। चलें, चलिए, बहुत बढ़िया, हो गया, बहुत अच्छे। विधायी संबंध सबसे पहले बना लीजिए, विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध, विधायी संबंध, विधायी संबंध, ठीक है बच्चे, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा आपको। विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन किन आर्टिकलों में है सर? 245 से लेके, आर्टिकल 245 से लेके 255 तक है सर, आर्टिकल 245 से लेके 255 तक है, 255 तक है, आर्टिकल 245 से 255 तक है सर। और सबसे पहले मैं आर्टिकल 245 की ही बात करूंगा, आर्टिकल 245 की ही बात करूंगा। और आर्टिकल 245 के अंदर 2 बातें हैं, आर्टिकल 245 में 2 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 245 की पहली बात, आर्टिकल 245 क्लॉज 1, ठीक। जब ब्रैकेट में कोई नंबर लिखते हैं तो उसे क्लॉज कहते हैं, क्लॉज। आर्टिकल 245 है लेकिन उसका पहला पॉइंट क्लॉज 1, ठीक। अब ये कहता क्या है तो समझना। जैसे मेरे बच्चे, मान लो ये एक परिवार है,
ये दादाजी हैं, दादाजी, ये दादाजी हैं, और ये इनके बच्चे हैं, ये पिताजी, ये पिताजी, ये चचा, और ये ताऊ, ये ताऊ। ठीक है बच्चे, अब सुनना, बड़ी प्यारी बात बताऊंगा। दादाजी जो हैं ये अपने कमरे में रहते हैं, अपने कमरे में, लेकिन बाबू ये चाचा ताऊ पापा भी अपने अपने कमरों में रहते हैं, अपने अपने कमरों में, लेकिन रहते तो एक ही घर में है ना। घर तो मेरे बाबू एक ही है, घर तो एक ही है, कमरे अलग अलग हैं। सबको दादाजी ने अलग अलग कर रखा है कि भैया तेरा ये कमरा, तेरा ये कमरा, तेरा ये कमरा, तेरी वो किचन, तेरी वो किचन, तेरी वो किचन, तेरे वो वॉशरूम, अलग अलग। तो सबको अलग अलग कर जरूर रखा है, लेकिन घर तो एक ही है, घर तो एक ही है। तो बच्चे दादाजी इस पूरे घर के लिए कानून बना सकते हैं कि नहीं? दादाजी इस पूरे घर के लिए कानून बना सकते हैं कि नहीं, मुझे बताओ, हाँ है ना? दादाजी इस पूरे घर के लिए कानून बना सकते हैं कि नहीं, हाँ है ना? बस इतना बोले, बस इतना बोले, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दादाजी सर्वोच्च है, दादाजी सर्वोच्च है, राष्ट्रीय सरकार है दादाजी, ये राज्य हैं, ये कौन हो गए? ये हो गए आपके राज्य, ये हो गए आपके राज्य, ये हो गए आपके राज्य, और ये हो गए भैया संघ, ये हो गया संघ। ठीक है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि सर दादाजी पूरे घर के लिए कानून बना सकते हैं क्योंकि परिवार के हेड हैं, सबसे बड़े वही हैं। डन है? इसका मतलब पहला पॉइंट समझ में आया कि संघ की विधायिका पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। संघ की विधायिका पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। क्लियर? सही है, चलिए, संघ की विधायिका पूरे भारत के लिए कानून बना देगी, यानी दादाजी पूरे के पूरे परिवार के लिए कानून बना देंगे। लेकिन सोच के देखो, सोच के देखो, पिताजी क्या हुआ? पिताजी बोले, जैसे मान लो दादाजी का सपना था अपने पोते से कि उसका पोता डॉक्टर बनेगा, बायो से पढ़ेगा, बायोलॉजी से, लेकिन पिताजी का कोई सपना नहीं है। पिताजी ने कहा लड़के का जिसमें मन होगा वो करेगा, जिसमें मन होगा वो करेगा। ठीक है, अब लड़का चाहता इंजीनियरिंग करना, लड़का चाहता इंजीनियरिंग करना, दादा ने कह दिया नहीं, दादा ने कह दिया नहीं, इस घर के अंदर वही होगा जो मैं चाहूंगा, जो मैं चाहूंगा। यानी कि भैया दादाजी ने पिताजी के घर के लिए भी कानून बना दिया, पिताजी के कमरे के लिए भी कानून बना दिया, पिताजी के कमरे के लिए भी कानून बना दिया, ताऊ के किचन के लिए भी कानून बना दिया। ताऊ अपनी किचन में नॉनवेज बनवाना चाहता था, ताऊ अपनी किचन में नॉनवेज बनवाना चाहता था। दादा कहता है प्याज लहसुन भी नहीं चलेगी इस घर के अंदर। ठीक है, प्याज लहसुन भी नहीं चलेगी इस घर के अंदर, इस घर के अंदर। अब आप सोचें कि पूरे घर के लिए तो दादाजी ने कह दिया, लेकिन मेरे बाबू ये तो चाचा का कमरा है, चाचा की अपनी रसोई है, ताऊ की अपनी रसोई है। ताऊ कह रहा नहीं मैं तो किचन में नॉनवेज बनाऊंगा। दादा ने कह दिया बेटा तेरे कमरे में भी नॉनवेज नहीं बनेगा, तेरे कमरे में भी नॉनवेज नहीं बनेगा। बात सही है कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? भाई तुझे नॉनवेज बनाना है तो निकल भारत से बाहर, आज से तू भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, तब कुछ करियो। समझ में आया? समझ में आया? यानी कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनमें से किसी भी राज्य के लिए संघ की विधायिका क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। संघ की विधायिका क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। बोलिए सर, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 31 के तहत जाते हैं, 31 नहीं भैया 32 के तहत जाते हैं, 32। समझ में आया? समझ में आया? दादाजी ने पापा के कमरे के लिए कानून बनाया, दादाजी ने ताऊ से भी कह दिया तू नॉनवेज नहीं खाएगा बे, इस घर में रहना है तो तेरे कमरे में भी नॉनवेज की नहीं बन जाए, प्याज की खुशबू ना सूंघ लूं मैं, ध्यान रखियो नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? इसका मतलब दादा पूरे परिवार के लिए भी कानून बना सकता है, दादा किसी एक कमरे के लिए भी कानून बना सकता है। और दादा को मैंने क्या बोला? संघीय विधायिका। दादा को मैंने क्या बोला? संघीय विधायिका। और संघीय विधायिका कौन होती है? संसद होती है। संघीय विधायिका कौन होती है? संसद होती है। बताओ समझ में आया? यानी संघीय विधायिका पूरे भारत,
पूरे भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 245 से एक स्वाहा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? संघीय विधायिका, संघीय विधायिका जिसे आप क्या कहते हो? संसद। जिसे आप क्या कहते हो? संसद। संघीय विधायिका बोले तो संसद। पूरे भारत, पूरे भारत, पूरे भारत या उसके किसी भी भाग के लिए, या उसके किसी भी भाग के लिए, या उसके किसी भूभाग के लिए, किसी भूभाग के लिए, किसी भूभाग के लिए कानून बना सकती है। कानून बना सकती है। कानून बना सकती है। कानून बना सकती है। बात क्लियर है? अभी तक की बात क्लियर है? ठीक है, अभी तक की बात क्लियर। अभी ये पहला पॉइंट पूरा नहीं हुआ। पहला पूरा नहीं हुआ। देखो इंग्लिश में भी लिख रहा हूं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसे आप संसद भी कह सकते हो, पार्लियामेंट भी कह देते हो लोकल में। लोकल लैंग्वेज में इसी को आप क्या बोलते हो? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन मेक the act for whole India, for whole India, for whole India, whole India, or one of its region। भाई अगर कोई कहे कि राज्य के लिए संसद कानून नहीं बना सकती, उसे पढ़ा देना आर्टिकल 245(1). क्या कह रहा है कि दादाजी पूरे परिवार या फिर पापा चाचा ताऊ के कमरों के लिए भी कानून बना सकते हैं। आया समझ में? आया समझ में? अभी ये अधूरा है, अभी इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा, पूरा हो जाएगा। कैसे? कैसे बेटा? ये चाचा, ये पापा, ये ताऊ, ये चाचा, इनको भी तो पावर है, इनको भी तो पावर है। ये भी तो अपने कमरे के मालिक है, ये भी तो अपने कमरे के मालिक हैं। कि कमरे में बेड उस कोने में लगेगा, इस कोने में टेबल लगेगी पढ़ाई की, बाकी इधर चटाई, उधर चटाई, इधर डिजाइन, इधर पेंटिंग कैसा होगा, उधर ऑरेंज होगा, इधर येलो होगा, ऊपर ये डिजाइन बनेगा। ये तो अपने कमरे के मालिक हैं। है कि नहीं है? है कि नहीं है? बस ये उन कामों को नहीं कर सकते जो दादा और उसकी प्रवृत्तियों के, उसके नेचर के खिलाफ है। समझ में आया? यानी कि सामान्य अवस्था में जो पिताजी चाचा ताऊ हैं, यानी कि राज्य हैं, वो अपने राज्य क्षेत्र के लिए क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ठीक, तो ये बात मैं लिख रहा हूं अगली स्लाइड पर। उस पर आ जाएगा क्या? देखते हैं। दिख रहा है आपको? छोटा कर दिया तो दिख तो रहा होगा, दिख तो रहा होगा ना बच्चे, है ना? दिखना चाहिए बस। चलो, एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जिसे आप बोलते हो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर बोले तो राज्य विधानमंडल कैन मेक the act, can make the act for, can make the act for whole of the state, can make the act for whole of the state, whole of the state, whole of the state and, या और लगा के लिखें, और one of its region, और for one of its reason, one of its reason,
ठीक है भैया, क्लियर। यानी कि राज्य विधानमंडल पूरे राज्य, संपूर्ण राज्य, पूरे राज्य या उसके किसी एक क्षेत्र के लिए, उसके किसी एक क्षेत्र के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। क्या बना सकती है बच्चे? कानून बना सकती है। ठीक है भाई, यानी कि जो भारत में संसद है वो किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 245(1) कह रहा है पूरे भारत के लिए भी बना सकती है और उसके किसी भी एक भूभाग यानी राज्य के लिए भी बना सकती है। और जो राज्य विधानमंडल होता है, जैसे यूपी का राज्य विधानमंडल, तो वो केवल किसके लिए बना पाएगा? यूपी के लिए बना पाएगा, यूपी के किसी एक क्षेत्र के लिए बना पाएगा। ठीक है, क्या पिताजी चाचा के घर के लिए कानून बना देंगे? क्या पिताजी चाची के लिए कानून बना देंगे कि चाची से कह देंगे कि चाची कि तू ये वाली साड़ी नहीं पहनेगी? अरे आपकी बहू थोड़ी है वो, पापा की बहू है वो चाचा की बहू है, वो चाचा की पत्नी है। किसकी चलेगी उस पर? चाचा की चलेगी। ठीक है, चाचा का एक लड़का है जिसका नाम है मनीष, और ये ताऊ का एक लड़का है जिसका नाम है बादल। बादल आए दिन फट जाता है। ठीक, अब पिताजी ने देखा पिताजी की लड़कियां बेचारी बहनें हैं इनकी, ठीक है ना। अब पिताजी, मनीषा नालायक है, मनीषा है नालायक। अब पिताजी उस मनीषा से बड़ा ही खिसियाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भैया वो लौंडा किसका है? चाचा का। कौशल या बादल लड़का किसका है? ताऊ का। अब कौशल या बादल से थोड़ी कह देंगे कि बादल तू इतने बजे ये काम किया कर, बादल तू इतने बजे पढ़ा कर, बादल तू ये वाला इवेंट कराया कर। या मनीषा से थोड़ी कह देंगे कि मनीषा ये काम तू मत कर, मनीषा सट्टेबाजियों मत पढ़, मनीषा ड्रीम 11 पे टीम बनाया जा रहा है। अरे पैसा तो अपने पिताजी का बर्बाद कर रहा है ना, चाचा का। ये थोड़ी कुछ कर सकते हैं? बताओ मुझे, कर लेंगे क्या? आया समझ में? तो भैया यूपी की सरकार यूपी के लिए ही तो कानून बनवा पाएगी। यूपी की विधायिका किसके लिए कानून बना पाएगी? यूपी के लिए। ऐसा थोड़ी है कि पलटू चाचा के यहां का कानून बना रही है। यूपी की विधायिका बिहार के लिए कानून बना देगी? नहीं बना पाएगी। यूपी की विधायिका यूपी के लिए कानून बना पाएगी। यूपी की विधायिका यूपी के अंदर के क्षेत्रों के लिए कानून बना पाएगी। अगर आगरे का नाम कल को बदलना है और अग्रवन करना है तो यूपी कर सकता है, यूपी की विधायिका कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया ये संसद को अधिकार है, क्योंकि हमारे यहां ताकत किसे दी है आप जानते हैं? हमारे यहां ताकतवर किसको बनाया है? केंद्र को। तो केंद्र को ताकत दी है कि भैया केंद्र अगर अपनी पे आ गया ना तो केंद्रीय विधायिका पूरे भारत के लिए और किसी एक राज्य के लिए भी कानून बना सकती है। बताओ 245 क्लियर है? 245 का एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? 245 का एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? मुझे बस हाँ ना बोलो, जल्दी से बोलो। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आना चाहिए। बोलो भाई। क्लियर है? डन है? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो 245 का दूसरा भी एक पॉइंट है, ठीक। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। ये जो 245(1) है, ये किसके अंदर कानून बनाने की बात कर रहा है? ये किसके अंदर? सुनना और समझना, क्योंकि मेरी क्लास समझने की है। मेरी क्लास रटने से ज्यादा समझने की होती है बच्चे, ठीक। फिर कहूंगा दादाजी परिवार के अंदर के लिए कानून बना रहे हैं, ये काम होगा, ठीक है। चाचा पापा ताऊ अपने अपने कमरों के लिए कानून बना रहे हैं, यानी राज्य। क्लियर है? यानी कि 245(1) को हम ये कहते हैं कि इंटर टेरिटोरियल लॉ की बात है। ये इंटर टेरिटोरियल लॉ की बात करता है। इंटर टेरिटोरियल लॉ का मतलब क्या होता है सर?
इंटर टेरिटोरियल लॉ का मतलब होता है टेरिटोरियल लॉ, ठीक है। भारत की सीमा के अंदर के कानून, भारत की सीमा के अंदर के कानून। वैसे सीमा तो हैदर भी होती है, लेकिन वो सीमा नहीं है, ये भारत की सीमा है, भारत की बाउंड्री। भारत की सीमा के अंदर के कानून, ये भारत की सीमा के अंदर के कानून हैं, भारत की सीमा के अंदर के कानून। अब जरा सोच के देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों ने उसका आंसर किया, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। जैसे परिवार है, दादाजी ने इस परिवार की बाउंड्री के लिए कानून बनाए हैं अंदर के लिए, लेकिन दादाजी अपने नाती पोतों से कह दें, सुनो बे सुनो, अभी माइनर हो और नशेबाजी में पड़े ना, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा और तुम्हारे पिताजी की भी तोड़ूंगा, तुम्हारे पिताजी की भी तोड़ूंगा। नशेबाजी में पड़े यानी कि लिकर पीना नहीं है आपको, ये तो कानून हो गया। लेकिन बाबू, दादाजी ने ये थोड़ी कहा कि घर के अंदर लेकर पीना, दादाजी ने बोला बाहर भी कहीं पे देख लिया ना तो चटका दिए जाओगे। पॉइंट पकड़ में आया, पॉइंट पकड़ में आया। 245(1) इस बाउंड्री की बात कर रहा था कि दादाजी इस बाउंड्री के अंदर यानी भारत के अंदर अपने परिवार के अंदर कानून बना सकते हैं, संघीय विधायिका है, उसके किसी एक कमरे के लिए भी बना सकते हैं, ये भी अपनी बाउंड्री के अंदर हो गया। लेकिन अब दादाजी कह रहे हैं, अब दादाजी कह रहे हैं अपने नातियों से, सुन बे मनीष और सुन बे बादल, नशेबाजी करता ना देख लूं मैं तुम्हें, नशेबाजी करता ना देख लूं। यानी कि दादाजी ने साफ कह दिया कि भैया अगर तुम पियोगे खाओगे तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ी जाएंगी, तुम्हारी हड्डियां तोड़ी जाएंगी। अब दादाजी ने ये तो नहीं कहा कि घर के अंदर पियोगे खाओगे तभी तोड़ूंगा हड्डियां। अगर आप बाहर कहीं पिया खाई कर रहे थे, चुपके से सुट्टा वुट्टा मार रहे थे, चुपके से बियर पी रहे थे, दारू वारू पी रहे थे, दादाजी आ रहे थे टहलते हुए, दादाजी ने देख लिया, ओहो, या दादाजी को किसी ने वीडियो बना करके दिखा दी, ओहो अच्छा, टूटी हड्डियां। यानी दादाजी के कानून घर के बाहर भी चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, हाँ या ना? दादाजी के कानून घर के बाहर भी चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे? मुझे बस इतना बोलिए, दादाजी के कानून घर के बाहर भी चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे? मुझे बस इतना बोलिए। मान लो पापा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, पापा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बाहर, पापा ने घर से बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई जमीन खरीदी, ठीक है, पिताजी ने कोई जमीन खरीदी, जमीन, ठीक है, और जमीन खरीदी, पैसा लिया दादाजी से, पैसा लिया दादाजी से। दादा ने ये पैसा इस शर्त पे दिया कि सुन बे, जब तक जिंदा हूं, जब तक जिंदा हूं, इस जमीन पे जो भी किराएदार रहेंगे उसका आधा किराया मैं लूंगा, उसका आधा किराया मैं लूंगा, उसका आधा किराया मैं लूंगा। यानी इस जमीन के इनडायरेक्टली आधे मालिक कौन है? दादाजी हैं। इस जमीन के इनडायरेक्टली आधे मालिक कौन है? दादाजी हैं। तो दादाजी कानून अपने घर से बाहर इस जमीन के लिए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? इस जमीन के लिए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ बताओ, बना सकते या नहीं बना सकते? जी सर बना सकते हैं। तो मेरे बच्चे सोच के देखिए, अगर ये पूरा एक भारत है और भारत से कोई व्यक्ति बाहर जाता है और विदेश में कोई कांड कर देता है जिसका नाम है मनीष, वो मनीष नाम का व्यक्ति वहां पर कोई ऐसा कांड करता है जो अपराध है, जो हमारे कानूनों में अपराध है। दादा ने मना किया था पीने के लिए, पी रहा है, दादा तोड़ देगा, दादा तोड़ देगा। आया समझ में? तो भैया भारत सरकार उसे कानून भारत विधायिका के, संघीय विधायिका के लागू हो जाएंगे, क्योंकि लड़का किस घर का है? हमारे घर का है, लड़का हमारे घर का है। या मनीषा को किसी ने मारा, मनीषा को किसी ने मारा भारत से बाहर, तो भारत से बाहर जिसने भी मारा है, लड़का हमारे घर का था, हाथ कैसे लगा दिया? कानून हमारे लागू हो जाएंगे, दादा के लागू हो जाएंगे, संघीय विधायिका के लागू हो जाएंगे। समझ में आया? अब मान लो भूटान नाम का देश सुना होगा आपने, भूटान हमारा पड़ोसी है, आर्मी नहीं है उसकी, हमारा प्रोटेक्शन है उसको, हमारा प्रोटेक्शन, हमने लिए उसकी जिम्मेदारी की हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। एम्बेसी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया देखो भाई ने, एम्बेसी, भारत के दूतावास हैं जगह जगह पर, दूतावास होते हैं जगह जगह पर, उन दूतावास में किसके कानून चलते हैं? किसके कानून?
हमारी संघीय विधायिका के कानून, हमारी संघीय विधायिका के। अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी होगी, दूतावास होगा, ट्रंप भी फोन करके पूछेगा, मोदी सर क्या मैं अंदर जा सकता हूं इंडियन एम्बेसी में? क्यों? क्योंकि दूतावास पर पूरा अधिकार उस देश की संघीय विधायिका का होता है, जिस देश का भी दूतावास है। अगर अमेरिका का दूतावास हमारे यहां पर है तो मोदी जी भी फोन करके पूछेंगे, ट्रंप भैया क्या मैं कदम रख सकता हूं अमेरिकी दूतावास में जो दिल्ली के अंदर है? जब ट्रंप हाँ करेगा तब जा सकते हो। तब आया समझ में? आया समझ में? यानी कि संघीय विधायिका देश से बाहर के लिए भी कानून बना सकती है, क्षेत्रातीत कानून बना सकती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून बना सकती है। समझ में आई कि नहीं आई? यही होता है 245 का सेकंड पॉइंट। 245 का सेकंड पॉइंट। अरे मनीष से प्यार से मनीषा कह रहे हैं लड़की हो गया। तुम यार क्या लिंक पर पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे है? कैसे कैसी बातें करते हैं। एक तो बेहतरीन एग्जाम्पलों से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो पूछ रहा मनीषा लड़का है कि लड़की है। अबे लिंग पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी पढ़ाता हूं मैं। नाम जितेश है तो हितेश मत समझना, ठीक है? एक अक्षर का अंतर है, जे की जगह एच हटा दोगे हितेश हो जाएगा, लेकिन मैं जितेश हूं, वो हितेश हैं, ठीक है? समझ में आया? हाँ, इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ जो होंगे 245 के सेकंड पॉइंट में। ये समझ में आया है? तो यही है सेकंड पॉइंट कि संघीय विधायिका देश से बाहर की स्थितियों के लिए भी कानून बना सकती है, जबकि राज्य विधायिका नहीं बना सकती। राज्य विधायिका नहीं बना सकती। जब आप भारत से बाहर जाते हो तो इंडियन पासपोर्ट लगता है, कोई यूपी का पासपोर्ट नहीं लगता, क्योंकि हम भारत के नागरिक के तौर पे जाते हैं बाहर। तो संघीय विधायिका के कानून हम पे लागू होंगे, ना कि राज्य विधायिका के। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? इसे लिखाऊंगा मैं कल। ये समझाने में समय गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में बैठना चाहिए। जब आपको पढ़ने में मिले तो आप तुरंत कहें हाँ सर ने बताया था। बताओ, बात क्लियर है? डन बोलो एक बार। गला चलाएगा मेरा एक दिन। ठीक है भाई, तो कल मिलता हूं। आज थोड़ी लेट शुरू हुई क्योंकि ऑपरेटर नहीं थे, बारिश का मौसम है, बहुत खराब मौसम है। क्लास जैसे तैसे चल पा रही है, लाइट भी आ जा रही है बार बार। खुशबू जी बोलिए, एक क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए खुशबू जी, क्या कह रहे हैं? ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सलमा जी समझ में आना चाहिए बस, ठीक। विशाल पॉल, चलिए फिर मेरी अगली भी क्लास है ना भाई, ज्यादा देरी भी नहीं कर सकता ना मैं। चलिए तो कल पूछ लेना, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कोई बात नहीं उमेश जी।